नमस्कार दोस्तों, उदयस एकेडमी के अगली वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो हम हिस्ट्री के जो ऑनलाइनर की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसके अगले पार्ट को देखते हैं। तो आज भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, ठीक है। और तो देखते हैं कि वह अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, भारत सरकार अधिनियम 1919 साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन के साथ ये एक पॉइंट था कि उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन उसमें से कोई भी भारतीय नहीं था और इसी कारण से इसका व्यापक विरोध हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, ठीक है। वह अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो विनियमन अधिनियम 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 को किस रूप में जाना जाता है? चार्टर अधिनियम के रूप में। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का एक नया घोषणा पत्र कहा था, ठीक है। वह अधिनियम जिसके प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई 1726 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें से कई सुधार शामिल थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको बोला जाता है, ठीक है। 1919 वाले को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो। और 1919 वाले को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें जो मॉन्टेग्यू था वो भारत का सचिव था जो इंग्लैंड में बैठता था, और चेम्सफोर्ड कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। वैसे ही मार्ले मिंटो में जो मार्ले था वो भारत का सचिव था, भारत सचिव जिसको बोला जाता है, भारत मंत्री जो इंग्लैंड में बैठता था। और मिंटो कौन था? भारत का वायसराय। तो ये लोग साथ में मिलकर इस तरह के घोषणा पत्र बनाए थे या इस तरह के अधिनियम बनाए थे, तो उन्हीं को ये बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मार्ले मिंटो। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया। तो चार्टर अधिनियम 1853 में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ब्रिटिश सरकार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति प्रदान की गई 1909 में, वही मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव दिया था, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। हिंदुओं और मुसलमान के बीच में खाई को और बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को विभाजन करने के लिए जो पेश किया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार विधेयक। मार्ले मिंटो को ये सुधार बोलते थे, बाद में इसने समझिए बंटवारा करा दिया। और मिंटो ने एक बात ये बोली थी जब ये मार्ले मिंटो सुधार पेश हो रहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जहरीले दांत। तो ये एक कहावत है जो कि इस संदर्भ में बोली जाती है कि भाई हम सांप के दांत बो रहे हैं, कल यही जहर हमको डसेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसमें आधारित था? एक संघीय और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर। वह कैबिनेट मिशन जिसने भारत संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव किया, तो कैबिनेट मिशन योजना 1976। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। वह अधिनियम जिसने भारत के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारियों के लिए खोल दिया गया था, तो 1813 में। 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे खत्म कर दिए गए थे। चाय और चीनी के साथ जो व्यापार था वो जो है 1833 के अधिनियम में वो भी खत्म कर दिया गया था, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। ये 1918 में पेश हुई। वह अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। ब्रिटिश इंडिया अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया, ठीक है, 1861 में। तो एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में कब लागू हुआ?
ठीक है, या विभागीय पद्धति भारत में कब लागू हुई, मंडलीय व्यवस्था के प्रथम चरण कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये सब 1861 के अधिनियम में। ये जो विभागीय विभाग की बात हो रही है, जो पोर्टफोलियो की बात हो रही है, मंत्रिमंडलीय की जो बात हो रही है, ये सब वो एक ही चीज है। ठीक है, 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में की गई थी। ठीक है, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ये दो थे। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो 1784 के अंतर्गत स्थापित किया गया, जो इंग्लैंड में बैठता था, ये कंट्रोल रखता था पूरा। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वो भारत में बैठ करके शासन देखते थे। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो भारत में बैठ करके शासन देखते थे। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ, चार्टर अधिनियम 1833 में। पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया 1853 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये क्रियाशील विधान परिषद का सृजन क्या था, उसके लक्षण दिखाई देना। ठीक है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई 1892 में। ठीक है, 1892 में काफ़ी अधिकार दिए गए, जैसे बहस का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ आयोजित करने की संमति दी गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, यानी कि 1918 में जब ये आया तब। फिर इसके बाद लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई, और इलाहाबाद और इंग्लैंड में पहली बार परीक्षा हुई थी 1924 को। ठीक है, 1924 को ये परीक्षा हुई। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत हुई वो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, 1923 से 24 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई, किसकी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, यानी मुस्लिमों को पृथक मताधिकार का जो अधिकार दिया गया, उन्हें जो पृथक मताधिकार दिया गया वही था ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि इसमें ये कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू ने बात बोली थी। 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए तथा देश का विभाजन कराया, तो ये था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 में भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। तो इसमें क्या था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंधन करना प्रावधान किया गया, जैसे 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था इसमें। ठीक है, ये 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रदान किए गए, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें शिक्षा के लिए भाई। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई, ये गलत लिख गया है, 1919 नहीं है, 1909 है। ठीक है, 1909 मार्लियामेंटो लिखा है लेकिन 1919 लिख दिया है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, 1909 है ये। इसके बाद अगला है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं और उसके संस्थापक। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कौन थे, एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, 1875 में मैडम ब्लोवात्स्की के द्वारा और कर्नल एच.एस. अर्कॉट के द्वारा, ये दो लोगों ने 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की। बाद में ये लोग इंडिया आ गए और इंडिया में इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी को आरडीआर में स्थापित किया गया। ठीक है, आरडीआर सब मद्रास में है जो। फिर एनी बेसेंट 1893 में भारत आती हैं और ये उससे जुड़ जाती हैं। ठीक है, 1879 में ब्लोवात्स्की और अर्कॉट ये दोनों जो है इंडिया आ चुके थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। ठीक है, 1913 में। 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सर सैयद अहमद खान ने जो संगठन बनाया ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ हुआ देवदासियों की मदद के लिए। देवदासी प्रथा भारत में एक प्रथा है जिसकी अपनी विकृतियां रही हैं, और ये प्रथा मंदिरों में पालन कराई जाती थी। ठीक है, तो ये प्रथा के बारे में
हमेशा जो समाज के उत्थान के लिए जो लोग लगे रहे हैं, समाज सुधार के लिए जो लोग लगे रहे हैं, उसने इस प्रथा के खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाई है और वर्तमान में अब इस तरह की प्रथा भारत में व्यवहार में नहीं है। तो अब ये खत्म है व्यवस्था। हिंदू धर्म ने अपने आप को रिवाइव किया है और इसी तरह से उसने कई कुरीतियों को अपने से हटा दिया है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ की स्थापना 1932 में की गई। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना गोपी मोहन देव ने की। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा इवान इलिच ने दी थी। ठीक है, डी स्कूलिंग की स्थापना। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की 1917 में। ठीक है, ये पहला इस आश्रम था जो इन्होंने स्थापित किया भारत में। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक ने स्थापित की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट जब इसकी अध्यक्ष बन गई, संभवतः 1907 में इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। 1893 में इन्होंने इंडिया आ गई और थियोसॉफिकल के लिए काम करने लगी और फिर 1907 में अकॉर्ड की मृत्यु के बाद इनको ही अध्यक्ष बनाया गया था और जीवन पर्यंत इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम किया। हरिजन सेवक संघ की इस संस्थापक अध्यक्ष थे जी.डी. बिरला। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। दारुल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व यतीन्द्र मुखर्जी ने किया था। ये सारी पार्टियां जो अभी तक मैंने इसमें पढ़ी हैं, जो बताई हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हर दूसरे एग्जाम में पूछता है, हर दूसरे एग्जाम में, और गलत भी होती हैं ये सब, तो थोड़ी सी गलती से गलत हो जाती हैं। तो आप इन पार्टियों पे अपनी नज़र जरूर बनाए रखिएगा, एकदम रट जाइएगा इनको। इंडियन नेशनल आर्मी रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी लाला हरदयाल, सोहन सिंह, भाकना। मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत समाज भी विनायक दामोदर सावरकर है। मित्र मेला भी वही है। होम रूल लीग एनी बेसेंट। सरदार अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी। सरदार अजीत सिंह जो थे वो भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह नौजवान भारत सभा, तो दोनों चाचा भतीजे ने मिलकर के भारत माता सोसाइटी और नौजवान भारत सभा इनकी स्थापना की थी। पूरी फैमिली ही इनकी स्वतंत्रता संग्राम में लगी हुई थी, इसीलिए ये लोग महान थे। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन। विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत समाज। फिर इसके बाद संगठन है और स्थापना है, तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग 1825 में। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस तो 1825 में स्थापित हुई। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 में। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में। ये जो अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित थी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872 में। अब हम देख लेते हैं भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के परिणाम पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में मिलाया लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 को हुआ था। 49 को था। 49 को ये खत्म हो गया था और संधि के बाद लॉर्ड डलहौजी उस समय वायसराय थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के द्वारा। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, इसमें सही होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल थे। इनके काल में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई, जब कंपनी ने दावा किया कि उनका अधिकार सर्वोपरि है तथा सर्वोच्च है, इसलिए उनकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स के ज़माने में कंपनी ने यह कहना शुरू किया गया था कि हम सबसे महान हैं, सबसे सर्वोच्च हैं, हमारे आगे भारतीय राज्य कुछ नहीं है, हम सबको अपने कब्जे में कर लेंगे। ब्रिटिश सरकार भारत में लॉर्ड मिंटो सुधारों की घोषणा की गई 1909 में।
1809 में लॉर्ड चार्ल्स टी मेटकॉफ ने महाराणा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। इसके बाद अगला है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है या व्यवगत का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में ये होता था कि कोई भारतीय राजा है, अगर उसका कोई डायरेक्ट पुत्र नहीं है, ठीक है, नहीं है तो उसको मान्यता नहीं देंगे, यानी कि गोद लिए हुए या दत्तक पुत्रों को मान्यता नहीं दी जाएगी। आपका डायरेक्ट खून होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट पुत्र होना चाहिए, तभी हम मान्यता देंगे। तो इस नीति के आधार पर इन्होंने जबरदस्ती कई राज्यों को, सतारा है, जयपुर है, बालाघाट है और झांसी है और नागपुर है, ऐसे कई राज्यों को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। संबलपुर कुल किया। राजस्व प्रशासन में न्यायिक प्रशासन को अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एल्फिंस्टन के द्वारा 1819-27 में भारत, ये बॉम्बे प्रांत में गवर्नर थे। एल्फिंस्टन 1819 से 27 में बॉम्बे प्रांत में गवर्नर थे, ठीक है। ये वहाँ पर राजस्व सुधारों के लिए जाने जाते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप लगा था वॉरेन हेस्टिंग्स पे, ठीक है। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, इसने एलिजा इंपे, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मेन जज थे, मुख्य न्यायाधीश, उनके साथ मिलकर के राजा नंद कुमार को, जो बंगाल में दीवान के पद पर कार्यरत रह चुके थे, उनको राजनीतिक फांसी दिलाई थी। तो संभवतः ये भारत में प्रथम राजनीतिक फांसी कही जाती है, क्योंकि राजा नंद कुमार ने इनके ऊपर आरोप लगाया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर कि इसने मुझसे घूस लिया है, ठीक है। तो फिर इन्होंने एलिजा इंपे के साथ मिलकर के, भाई यही लोग पावर में थे, तो इनको जबरदस्ती फांसी दे दी। अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी फल के दिन ये सामान एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ठीक है, ये चेरी की तरह है, एक दिन हमारे मुंह में आके सीधे गिर जाएगा। तो अवध के बारे में कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। अवध बहुत ही संपन्न राज्य था, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था, ठीक है। उत्तरवर्ती मुगल काल में, या यूँ कहें कि मुगल काल में ही बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये ऐसे राज्य थे जिनमें बहुत संपन्न राज्य थे, अच्छा खासा पैसा था, वेल्थ थी इनके पास, बहुत अच्छा ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते थे। खासकर बंगाल बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता था। बंगाल के रेवेन्यू के बारे में ये कहा जाता है कि मुगल बादशाह हमेशा टकटकी लगा के उस तरफ देखता रहता था, और बंगाल के सूबेदार के पद पर वो हमेशा चाहता था कि राज दरबार का ही कोई आदमी हो, मतलब राज परिवार का कोई आदमी हो, ताकि वो बाहर ना निकल पाए, विद्रोह ना हो पाए। और आप देखिएगा, दिल्ली के खिलाफ सबसे ज़्यादा विद्रोह बंगाल ने किया है, इसीलिए बंगाल के लोग आज भी आगे रहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के लिए आगे रहते हैं का मतलब एंटी रहते हैं, सॉरी आगे रहते हैं बोल दिया मैंने, उसमें एंटी रहते हैं बोलना था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नाथ ब्रुक था। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स, ब्रिटिश गवर्नर ने। ब्रिटिश सरकार की ओर अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए लॉर्ड ऑकलैंड ने। 1793 में जब बंगाल में इस्तामरारी बंदोबस्त लागू किया गया तो उसका गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था, ठीक है, कॉर्नवालिस था वो, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस रख गया है। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लेना आवश्यक हो गया? तो लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा किया। लॉर्ड डलहौजी ने, उस समय वहाँ के रेजिडेंट थे जेम्स ऑस्ट्रम को इस वहाँ पे व्यापक कार्य करने के लिए भेजा था, और पहले से ही तय था कि कुशासन का आरोप लगा देना है, ऐसी रिपोर्ट बनानी है कि उसमें ये साबित हो जाए कि वहाँ का जो राजा है, यानी कि जो नवाब है वाजिद अली शाह, वो राज करने के लायक नहीं है, जनता उसके कंट्रोल में नहीं है, कभी भी विद्रोह हो सकता है या कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो अंग्रेजों के लिए घातक सिद्ध होंगी। तो कुप्रशासन का आरोप लगाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। मेन था कि रेवेन्यू पर कब्जा करना, अवध की सीधे नियंत्रण में लेना था। तो अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करवा दिया और उस पर कब्जा कर लिया।
क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति से अवध कब्जे में नहीं आ रहा था। ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि अवध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत हुआ था कि नहीं। तो अवध को व्यक्तिगत के सिद्धांत के द्वारा डलहौजी ने कब्जा नहीं किया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसको कब्जा किया था कुशासन का आरोप लगा के, ठीक है। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ पे दत्तक पुत्र नहीं, वाजिद अली शाह का एक स्वयं का पुत्र उनके द्वारा, उसका नाम था बिशरिज कादिर, ठीक है, बिशरिज कादिर नाम था। वो जो है मौजूद थे और उन्होंने विद्रोह में भी भाग लिया था। और जब निर्वासित किया गया वाजिद अली शाह को, तो बिशरिज कादिर को और वाजिद अली शाह दोनों को निर्वासित किया गया था, क्योंकि इनकी बेगम हजरत महल नेपाल में अंडरग्राउंड हो गई थी और इन दोनों को कलकत्ता भेज दिया गया था। तो वहाँ पे उत्तराधिकारी मौजूद था, इस वजह से उस पर कुशासन का आरोप लगाया। बंगाल के राजा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया चैत सिंह को। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक लॉर्ड क्लाइव भारत आया 1743 में। 1878 में बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के समय वायसराय को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको निरस्त किया गया था। इसको लगाया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने लगाया था इसको, और हटाया किसने था, रिपन ने। 1877 में वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया, तो लिटन ने। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1784 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना की गई वॉरेन हेस्टिंग्स की, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल ये बोल रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। गवर्नर जनरल ये पहले थे, उससे पहले गवर्नर की पोस्ट थी बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल ही हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक मिनट, यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक है कुछ, ये भारत का नहीं होगा, ये बंगाल ही होगा, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले बंगाल का गवर्नर पोस्ट होती थी, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल पोस्ट होती थी। इसके बाद भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था, वो बना था, इसका क्या नाम है, विलियम बेंटिंग बना था, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया कॉलिन मैकेंजी को। इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया 1793 में। 1884 में लागू किया गया इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के काल में 1884 में लाया गया था। इस बिल में यह था कि जो न्यायालय है उसमें दो तरह के कैदी होते थे, अंग्रेज कैदी और भारतीय कैदी भी होते थे। तो पहले यह नियम था कि भारतीय कैदियों की सुनवाई, मतलब अंग्रेज कैदियों की सुनवाई सिर्फ अंग्रेज न्यायाधीश ही करेगा, और भारतीय कैदियों की सुनवाई तो अंग्रेज न्यायाधीश करता ही था। लेकिन चूंकि कुछ हिंदुस्तानी न्यायाधीश भी थे, मतलब कुछ भारतीय न्यायाधीश भी थे, वो भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों के मामलों की। लेकिन इल्बर्ट बिल आने के बाद लॉर्ड रिपन ने यह नियम बनाया था कि भारतीय लोग भी, मतलब भारतीय जज भी अंग्रेजों की सुनवाई कर सकते हैं, जो अंग्रेज कैदी हैं उनकी कर सकते हैं। इसको लेकर के अंग्रेजों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। इसको श्वेत विद्रोह भी बोला जाता है। बाद में लॉर्ड रिपन को इस चक्कर में इस्तीफा तक देना पड़ गया, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल काफ़ी विवाद का विषय रहा और अंग्रेजों ने अपनी औकात दिखाती कि हम, मतलब ये हमेशा बोलते थे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सर्वोच्च हैं। तो इसी नियम पर ये लोग चल रहे थे कि हमारी मामले की सुनवाई काले भारतीय कैसे कर सकते हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और इसको खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारत में महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल पहली बार वायसराय की उपाधि प्रदान की गई 1858 में। जब 1857 में विद्रोह हो गया, विद्रोह जब थमा, जब खत्म हुआ, तो अंग्रेजों को समझ में आया कि हमने काफ़ी गलत नीतियाँ पालन मतलब की, और ब्रिटेन ने मतलब ब्रिटिश जो क्राउन था उसने भारत के शासन को सीधे अपने अंतर्गत ले लिया और एक वायसराय की नियुक्ति कर दी, और ब्रिटेन में एक भारत सचिव पद जो है सृजित कर दिया, और जो वायसराय इसीलिए जो नियुक्त हुआ वो 1858 में नियुक्त हुआ। 15 अगस्त 47 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इसने जो है भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया, जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना।
और वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको भी चेंज कर दिया है, भारतीय दंड संहिता को भी। अब 3 कानून लागू किए हैं। गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं देंगे, और उनके करीब सभी उत्तराधिकारियों को मरवा दिया गया। वह संगठन सहायक संगठन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से उसके सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, ये व्यवस्था शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चालू की गई थी। ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था, और ऐसा उन्होंने मैकाले समिति की या मैकाले मिनट्स ऑफ मैकाले की संस्तुति पर किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है। और इसके बाद भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किया था वायसराय किसके काल में हुआ, तो कैनिंग के काल में। भारत के गवर्नर जनरल ने, मतलब किसने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें एक फौजदारी अदालत थी और दूसरी दीवानी अदालत थी। ठीक है। एचिसन कमेटी 1886 में भारतीय नागरिक सेवाओं के सुधार के लिए नियुक्त किया गया था, मतलब इसको सिविल सेवा के लिए सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने टोरेंजी मैकडोनाल्ड ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो कल हम लोगों ने इसको पॉइंट में देखा ही। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने अधीन रखने के लिए सहमत हुए। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है, जो 1905 में हुआ था। भारत के वायसराय ने 1943 में बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। वह गवर्नर जनरल जिसने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त रॉबर्ट क्लाइव। 1848 और 1856 के बीच में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः लौटा था 1767 में। भारत का वह वायसराय जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था, तो लॉर्ड रिपन। 1798 में गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत का वह वायसराय जिसने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की, तो लॉर्ड रिपन ने। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। वह वायसराय जिसने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की, तो लॉर्ड इरविन ने। भारत के कौन से वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो लॉर्ड लेटन ने लाया था। इसी को लॉर्ड रिपन ने हटाया था। ब्रिटिश भारत के वह वायसराय जिसने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का निर्माण कराया, लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनसंख्या कराई थी 1872 में। ठीक है। इसी ने जनसंख्या भी पहली बार कराई थी, बहुत बार पूछा जा चुका है। और पहली बार नियमित जनसंख्या रिपन के काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। यह सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह प्रतिपादित थे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है। दोहरी शासन मतलब द्वैत शासन की। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी।
जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने पेश किया था। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन लॉर्ड इरविन नामक वायसराय ने किया था। नई दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली के समय राजधानी तो हार्डिंग था उस समय, हार्डिंग, ठीक है, 1912 में। इसके बाद जब नई दिल्ली जो जिसको लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, लुटियंस दिल्ली, तो उसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। 1784 में, 1781 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड डफरिन 1885 में। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिंग था। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। दांडी यात्रा का जब आह्वान किया गया था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान, ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम था वेबवर्थ का सिद्धांत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका थी थॉमस बेबिंगटन मैकाले की। आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि यही कांग्रेस के बहुत से नेता थे जो ये कह रहे थे कि अब हमें अखिल भारतीय सेवा को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश तौर तरीकों पर थी और ब्रिटिश नीतियों से परिचालित थी। तो बहुत से जो नेता थे उनका डायरेक्ट ICS से टकराव होता था, तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उस सर्विस को बहुत से नेता जो थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल वो सूझबूझ वाले नेता थे, उनको ये बात की समझ थी कि तत्काल में इस तरह के फैसले लेना बड़े हानिकारक सिद्ध हो जाएंगे। वो सर्विस जरूर उनकी तरह की है, लेकिन हम उसको अपने उस सर्विस का हम भारतीयकरण कर देंगे, ठीक है। तो वो उनका पक्ष इस पे चाह था, तो इस वजह से इन्होंने इस सर्विस का सपोर्ट किया था। ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसको संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को। ये ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि नोआखाली में जब दंगे हो रहे थे 46 में, तो उस समय महात्मा गांधी जो थे वो नोआखाली की यात्रा पर गए और वो अकेले गए थे और उन्होंने पूरे दंगे रुकवा दिए थे। लोगों ने उनके सामने हथियार डाल दिए, हिंदू मुस्लिम जो भी थे सब उनकी इतनी इज्जत करते थे कि फिर हथियार नहीं उठाए। फिर जो काम 50,000 की फौज नहीं कर सकी वो अकेले गांधी जी ने कर दिया, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, लॉर्ड कर्जन। भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ हुआ, लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला गया, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, लॉर्ड मेयो के काल में। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो लॉर्ड मेयो एक अपराधी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे कौन से वायसराय थे? तो लॉर्ड मेयो थे। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। कर्जन को औरंगजेब बोला था और लॉर्ड रिपन की तारीफ की थी उन्होंने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर में है। गाजीपुर में इनकी बीमारी से मौत हो गई थी। और आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला जाता था। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट, इसके पुस्तक के लेखक थे कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया गया चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा। गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलनबरो ने। एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। दिल्ली में प्रवेश के समय किस वायसराय पर बम फेंका गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। तथा कथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया, तो विलियम बेंटिक था।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय एमहर्स्ट, ये भाई साहब गवर्नर जनरल थे। दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन के समय पे। भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया जाता है गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया। इस दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम लोग इतना ही देखते हैं और अगले पार्ट में हम लोग पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक और लेखन, इन सब के बारे में देखेंगे और ये अगले एक वीडियो में खत्म हो जाएगी। ठीक है, टोटल अभी तक इसको मिला करके 15 वीडियो पढ़ चुके हैं और अगला एक वीडियो 16 वीडियो। तो 16 वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री पूरी खत्म कर दी है। सारे वीडियो सिर्फ आधे घंटे के हैं, यानी कि टोटल 8 साढ़े 8 घंटे के सारे वीडियो होंगे। जब आप नॉर्मल स्पीड में देखेंगे, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे 1.25 में या 1.2 कर लेंगे तो ये 6 घंटे में पूरे खत्म हो जाएंगे, मतलब 7 घंटे में पूरे खत्म हो जाएंगे। तो 6-7 घंटे में पूरी हिस्ट्री, जो एग्जाम ओरिएंटेड हिस्ट्री है, ठीक है, फालतू की चीज़ें इसमें नहीं है, जितना वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीसीएस तक के सवाल थे इसमें, ठीक है, पीसीएस तक के सवाल थे, यूपीएससी के सवाल थे। तो जो भी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है वो सब इसमें है। आप लोग इनको बार बार देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, खासकर रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी के लड़कों को, एसएससी के लड़कों को, ठीक है। और भी जो एग्ज़ाम जिसमें जीएस अच्छी खासी मात्रा में आती है, वनडे के एग्ज़ाम, उसमें ये वीडियो जरूर साबित होंगे। तो अगले पार्ट में हम लोग हिस्ट्री खत्म कर देंगे, उसके बाद अपना आगे का प्रोग्राम बताएंगे।